नमस्कार दर्शकों, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम बच्चों में पाई जाने वाली बहुत सारी बीमारियों के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन आज हम उस विषय पर बातचीत करेंगे जो बहुत ही गंभीर है, जिसमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और अपने बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बच्चों में दस्त, निदान व समाधान के बारे में। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर दीप्ति नौडियाल, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, अनिम्स। डॉक्टर दीप्ति, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राधिका जी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो डॉक्टर दीप्ति, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये डायरिया, जिसे दस्त कहते हैं, वो है क्या? राधिका जी, दस्त जो है एक ऐसा शब्द है जिसे लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कफ और कोल्ड के साथ। जी जी। तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं आभार जताना चाहती हूँ दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर का कि आपने इतने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के लिए हमें इनवाइट किया है बोलने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही इस पे एक रेडियो शो हुआ था और उसी सब्जेक्ट पे हम एक टीवी शो कर रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये डायरिया वर्ड, दस्त शब्द, ये कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमारा ये उद्देश्य है, ये बताना है कि दस्त एक जानलेवा और घातक बीमारी है। जी। अब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि दस्त है क्या। दस्त के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों को पता नहीं है कि दस्त क्या है। कुछ लोग जो नॉर्मल मल का पैटर्न होता है उसे ये समझते हैं कि वो दस्त है। जी। तो अगर कोई भी बच्चा दिन में 3 या उससे अधिक बार पतला शौच करता है तो वो दस्त में आता है। जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर बच्चे की माँ कह रही है कि बच्चे का शौच वैसा नहीं है जैसा होता था, जी, तो भी अगर वो कह रही है कि उसे लगता है कि दस्त है, तो हम माँ की बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो ये तो बात हो गई है कि ये दस्त है। जी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि दस्त से मिलता मगर उससे घातक चीज है पेचिश। तो अगर बच्चे के मल में खून या आंव आ रहा है तो वो पेचिश कहलाता है। जी। खून आ रहा है तो उसे आप खूनी पेचिश कहेंगे। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये दस्त से कहीं ज्यादा अधिक घातक है। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि दस्त कब नहीं होता है। जी। तो इसका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो होता है नवजात शिशु में। अक्सर जो नवजात शिशु होते हैं, जो एक स्वस्थ नवजात शिशु है जी। जो माँ के दूध में है, तो वो दिन में 18 से 20 बार भी शौच पॉटी कर सकता है। और ये हल्की सॉफ्ट होती है जी, एकदम बंधी भी नहीं होती है। तो उसको कई बार मदर्स कंफ्यूज कर देती हैं। मदर्स को लगता है कि हमारे बच्चे को दस्त हो रहा है। तो माँ का दूध पीने वाले बच्चों को अक्सर बार बार पॉटी होती है, थोड़ा सुनहरे रंग की होती है और हल्की ढीली होती है। जी। लेकिन अगर आपका बच्चा बराबर दूध पी रहा है, 16 से 18 घंटे की नींद ले रहा है, बराबर पेशाब कर रहा है और उसका वजन बढ़ रहा है, तो ये बच्चों में होने वाले एक नॉर्मल स्टूल का पैटर्न है और ये दस्त नहीं है। जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, मतलब जिस तरह से आपने बताया कि कितना गंभीर है और मतलब हमेशा हमें इसके लिए जागरूक होना भी चाहिए। तो आज की बात हम करें तो दस्त के बारे में बात करना, उसका ज्ञान होना कितना महत्वपूर्ण रखता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ अगर बातों से न करके तथ्य और आंकड़ों की बात की जाए तो शायद मेरी बात ज्यादा मजबूत होगी। जो ध्यान देने योग्य बात ये है कि दस्त का सबसे ज्यादा जो गंभीर दुष्प्रभाव है वो 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में है। इंडिया में, भारत में इस वर्ग ग्रुप में कम से कम 10 करोड़ बच्चे आते हैं और हर साल 10% बच्चे दस्त से अपनी जान गंवाते हैं। किसी भी देश में ये चीज स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। तो आप अमूमन अंदाजा लगाइए कि हर साल अपने भारतवर्ष में हम 1 लाख बच्चों को गंवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दस्त के कारण। तो इसीलिए इसका बिल्कुल ज्ञान होना, खासकर माताओं में इसका ज्ञान होना, जो बच्चों का ध्यान रख रहे हैं उनमें इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। मैं आप ये जानना चाहूंगी कि शिशुओं में जो दस्त के कारण क्या होते हैं?
बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि देखिए अपने अस्पताल में भी हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई ओपीडी विजिट है, वार्ड में कोई आ रहा है, हमारे नर्सरी में कोई आ रहा है, तो हम अक्सर जो नवजात शिशु हैं उनकी माताओं को बार बार समझाते हैं कि आपको क्या करना है कि बच्चे को दस्त ना हो। बिल्कुल। लेकिन एक ये थोड़ा चिंतित करने वाली बात है कि जब दोबारा हमारे पास माताएं आती हैं तो जो चीजें हमने बताई होती है उनको अच्छे से फॉलो नहीं करती हैं जी। और बहुत से बच्चों को, नवजात शिशु की मैं बात कर रही हूँ, कि उनको दस्त होता है। तो आज दोबारा मैं टीवी के माध्यम से बहुत सी जो पब्लिक है उन्हें बताना चाहूंगी कि आपको क्या क्या चीजें करनी है कि नवजात शिशु को दस्त ना हो। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत समान है। हम माँ को बताते हैं, लेकिन अब क्या कुछ भ्रांतियां माँ को लगती हैं, उन्हें ये लगता है कि शायद मुझे बराबर दूध नहीं बन रहा है, या शायद बच्चा रोता है तो मेरे बच्चे का पेट बराबर नहीं भर रहा है। ठीक, अब उसके बाद वो क्या करते हैं, गाय का, बकरी का या भैंस का दूध देते हैं। उसके बाद वो बॉटल फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जबकि प्रकृति ने जिस शिशु के लिए जो है उसी की माँ का दूध है। तो गाय का दूध प्रकृति ने मानव के बच्चे के लिए नहीं बनाया है जी, उसके लिए माँ का दूध ही है। बिल्कुल। अगर आप उसको चेंज करते हैं, अगर आप बॉटल फीडिंग स्टार्ट करते हैं, बोतल से दूध पिलाना बच्चों में, नवजात शिशु में दस्त का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जी। अगला कारण है कि अगर आप माँ के दूध के अलावा और डॉक्टर द्वारा बताई गई विटामिन और मेडिसिन के अलावा कुछ और चीज बच्चे को दे रहे हैं जी, तो वो भी दस्त का मुख्य कारण है। जैसे कि कोई आप जड़ी बूटी, कुछ वसम या कुछ शहद वगैरह आप दे रहे हैं, तो ये भी बच्चों में दस्त का एक बहुत मुख्य कारण है और ये नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर कोई भी इन्फेक्शन है, उससे भी बच्चे को दस्त हो सकता है। तो ये बताना चाहूंगी फिर से कि बच्चों को, नवजात शिशुओं को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं, कभी भी उन्हें बोतल से दूध न पिलाएं और डॉक्टर द्वारा लिखी हुई दवाई के अलावा कोई भी चीज उसे अलग से ना दें। जी बिल्कुल। जिस तरह से डॉक्टर दीप्ति आपने बताया कि नवजात शिशुओं की बात हमने की है कि किस तरह से उन्हें दस्त हो सकता है, बात अगर हम बच्चों की करें तो उन पर क्या दस्त का किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है? ठीक है, अभी देखिए 6 महीने तक तो जो जागरूक माताएं होती हैं वो अपना ही दूध पिला रही होती हैं। इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि वो अमृत के समान है। बिल्कुल। तो अगर आप सिर्फ माँ का दूध पिला रहे हैं तब उस एज ग्रुप में किसी बच्चे को दस्त नहीं होने वाला है। और अगर उसमें कोई कहेगा कि बच्चे को दस्त हो रहा है तो हम ये बात मानते हैं कि उन्होंने कुछ और दिया है। लेकिन 6 महीने के बाद माँ के दूध के अलावा आपको बाकी चीजें भी देनी है। तो अगर आप उस समय पे 6 महीने से पहले जैसे बच्चा 6 महीने के बाद अब बड़ा हो रहा है, जो माँ खाना बना रही है जी, है ना, तो अब जैसे आप शौच से आते हैं, आपने अच्छे से हाथ नहीं धोया, बच्चे का खाना बनाने से पहले आपने अच्छे से हाथ नहीं धोया, एक वो कारण होता है कि बच्चों में दस्त हो सकता है जी जी। दूसरा कारण है कि बच्चे को कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, अब ये इन्फेक्शन संक्रमण 2 प्रकार के होते हैं। ये आंतों का हो सकता है, जिसको कि हम मुख्यतः सब लोग जानते हैं कि दस्त का कारण आपने गंदा पानी पी लिया, पानी का सप्लाई अच्छा नहीं है, बच्चे ने बाहर कुछ खा लिया जो कि संक्रमित भोजन है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है कि बहुत सी जो अलग बीमारियां हैं, मलेरिया है, टाइफॉइड है और अभी जो वैश्विक अब तक हमारा कोविड चल रहा है, उसमें भी एक मुख्य लक्षण दस्त होता है जी। तो कई बार हम क्या करते हैं, पेरेंट्स सिर्फ दस्त पे ध्यान देते हैं और कई बार वो ये नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे के शरीर में कोई जानलेवा इन्फेक्शन चल रहा होता है। उसके कान से पस निकल रहा है, बच्चे को टाइफॉइड है, मलेरिया है, तो उन सब चीजों से भी इस एज ग्रुप में बच्चों को दस्त होने के चांसेस रहते हैं जी, तो तरह तरह के संक्रमण, संक्रमित खाना, साफ पानी न मिलना, दूषित भोजन मिलना, ये सब कारण हैं जिनसे बड़ी एज ग्रुप के बच्चों में इन्फेक्शन होता है। और ज्यादातर जो इन्फेक्शन होते हैं वो वायरल होते हैं और छोटे बच्चों में रोटा वायरस एक बहुत मुख्य कारण है। बाकी बड़ों में बैक्टीरिया और बहुत से अलग अलग इन्फेक्शन से दस्त हो सकता है
मतलब कहा जाए ओवरऑल बात करें तो साफ सफाई का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। साफ सफाई तो बहुत मुख्य है, उसी से हमारा दस्त का निदान हो पाएगा, जो हम कह रहे हैं कि दस्त हो ही ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो दस्त का दुष्परिणाम क्या है, कितना हानिकारक है, कैसे ये प्रभावित करता है हमें? ठीक, अब जब मैंने ये बात कह ही दिया कि हम हर साल 1 लाख बच्चे प्रतिवर्ष गंवा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी राधिका जी कि एक जो अडल्ट होता है और या हम लोग हैं या एक बड़ा बच्चा है, उनके शरीर का 60% जो भाग है वो पानी है। और ये जो नवजात शिशु है उसका 80% वजन का पानी है। जी। तो अगर आप ये सोचिए कि एक टैंक को हम खोल दें, उससे सारा पानी निकलता जाए जैसे दस्त में हो रहा है, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। जी। तो अगर बच्चा डिहाइड्रेशन में जा रहा है तो धीरे धीरे बच्चा सुस्त होता है, उसकी एक्टिविटी कम होती है, उसका पेशाब कम होने लगेगा। उस पे भी हमने कंट्रोल नहीं किया तो बच्चे की नाड़ी कम होती जाती है और धीरे धीरे बच्चे का बीपी कम होता है और बच्चा शॉक में चला जाता है। शॉक का अर्थ है कि जब बच्चे का बीपी बहुत कम हो जाए और उस कंडीशन में वो बहुत क्रिटिकल स्टेज है, उस स्टेज से बच्चे को कई बार वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक जो सबसे मुख्यतः कारण है वो है पानी की कमी होना। जी। दूसरा है कि हमारे शरीर में तरह तरह के मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसी में एक इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम। सोडियम का काम है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है, इसके अच्छे से काम करने के लिए। जी। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, डायरिया में क्या होता है, सोडियम कम और ज्यादा हो सकता है। उससे अगर ज्यादा ऊपर नीचे अंतर आने से बच्चा कोमा में जा सकता है। और नवजात शिशुओं में अगर ये चीज ज्यादा ऊपर नीचे सोडियम होता है तो बच्चे को परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है, जिसे आप कभी वापस नहीं कर सकते हैं। जी जी। इसके अलावा शरीर से पोटेशियम का लॉस होता है। पोटेशियम क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके मांसपेशियों के काम के लिए, चाहे वो हृदय की मांसपेशियां हो या फिर जो हमारी चलने फिरने वाली नॉर्मल मांसपेशियां हो, उनका नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो जब पोटेशियम का बहुत ज्यादा दस्त के साथ लॉस होता है, उससे क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे के शरीर में कमजोरी आती है। बच्चा चलना फिरना बंद करेगा, फिर वो अपने हाथ पैर हिलाने लगे कम कर देगा, जैसे कि एक लकवाग्रस्त बच्चा करता है। जब पोटेशियम बहुत कम हो जाता है तो हृदय के नॉर्मल फंक्शनिंग को वो एडवर्सली अफेक्ट करता है। हृदय अब हमारा नॉर्मली काम नहीं करता है, हृदय के करंट अफेक्ट होते हैं और बच्चे को अचानक से हृदय गति रुकने से मृत्यु हो सकती है। तो ये तो वो चीजें हैं जो जैसे दस्त हुआ उसके 2 से 3 दिन में हो सकती हैं। लेकिन एक जो बहुत जरूरी चीज है कि दस्त से लंबे समय में कुपोषण हो सकता है। इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देता है कि एक बार बच्चे को दस्त हुआ है तो इस बच्चे को कुपोषण हो सकता है। तो कुपोषण और दस्त मिलके एक ऐसा साइकिल बनाते हैं, कुपोषण से दस्त होगा, दस्त से कुपोषण होगा और वो बच्चा उस साइकिल से कभी बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये दस्त के दुष्प्रभाव हैं बच्चों में। जिस तरह से आपने बताया कि बच्चों में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? जी ठीक है। राधिका जी, सबसे पहले जैसे रोकने की बात है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले हमें पता होना चाहिए, माता को पता होना चाहिए कि ये डिहाइड्रेशन कितना है। जी। क्योंकि इसको रोकने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम घर में ही माता और फैमिली वाले मिलके अगर ट्रीट करें। दूसरा चीज ये है कि कब हमें हॉस्पिटल जाना है। तो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए पहले ये कि माँ को घर में कैसा पता चले मेरे बच्चे के शरीर में पानी की कितनी कमी है। इसे हम बांटते हैं 3 भागों में। पहला भाग है बिल्कुल कमी नहीं है, दूसरा भाग है थोड़ी कमी है और तीसरा भाग है बहुत अधिक कमी है। जी। तो बिल्कुल कमी नहीं है और थोड़ी कमी है को हम घर में इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत अधिक कमी है उसे आप घर पे इलाज नहीं कर सकते हैं, उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। जी। तो माँ को अगर बिल्कुल कमी नहीं है तो उसमें बच्चे को दस्त हो रहा है लेकिन बच्चा चुस्त है, बच्चा बराबर खा पी रहा है, बच्चे का पेशाब नॉर्मल है
और बच्चा वैसे ही नजर आ रहा है, वैसे ही एक्टिव है जैसे पहले था। तो ये है कि बच्चे को दस्त है पर कोई डिहाइड्रेशन नहीं है जी। बच्चे को थोड़ा डिहाइड्रेशन कब है? बच्चे की आंखें अंदर चली गई हैं, बच्चा बहुत ज्यादा पानी पी रहा है जी। और यहाँ पे मैं जोर देना चाहूंगी कि बच्चा जब बहुत अधिक पानी मांगने लगे, ये एक खतरे का लक्षण है जी। तो माँ को बहुत अलर्ट रहना है। बच्चा बिल्कुल। जरूरत से अधिक पानी मांग रहा है, बच्चे की आंखें थोड़ी अंदर चली गई हैं, बच्चा पेशाब कम कर रहा है, तो माँ देख सकती है कि पिछले 6 घंटे में अगर बच्चे ने बिल्कुल पेशाब नहीं किया या कम पेशाब कर रहा है, तो पानी की कमी होना शुरू हो गई है जी। कब पानी की घातक कमी हो गई है? बच्चा एकदम सुस्त हो गया है, अब वो पानी भी नहीं मांग रहा है, पानी भी नहीं पी रहा है, आंखें एकदम अंदर चली गई हैं, बच्चा ठंडा हो रहा है और पेशाब उसने 6 घंटे में किया ही नहीं है। तो ये बहुत अधिक कमी हो गई है। तो जब बहुत अधिक कमी हो गई है, ये मेनली हम डॉक्टर्स के अंडर आता है, हमें इसे ट्रीट करना है। जी जी। लेकिन थोड़ी कमी है और बिल्कुल कमी नहीं है, उसे घर पर बहुत अच्छे से इलाज किया जा सकता है जी। तो इसको कैसे इलाज किया जाए, उसके लिए है ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी मुंह से आपको बच्चे को रिहाइड्रेट करना है। आपको किसी इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन है, इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इसको हम इंजेक्शन लगाएंगे और इसको बोतल चलेगी तभी सही होगा। पैनिक भी नहीं होना है, बिल्कुल बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन की अवस्था है। माता जागरूक रहेंगी, अलर्ट रहेंगी, साइंस देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो अभी 2004 में WHO ने कहा है, WHO ORS और जिंक, ये हमारा गोल्ड ट्रीटमेंट है डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। जी। आप बच्चे को ORS का घोल पिलाएंगे, आप बच्चे को जिंक देंगे, आप बच्चे को अधिक से अधिक पेय पदार्थ देंगे जी। और एज के अकॉर्डिंग जो बच्चा खाना खा रहा था, 6 महीने का बच्चा है, वो माँ का दूध पी रहा होगा तो आप उसे माँ का दूध पिलाते रहेंगे। 6 महीने से 9 महीने के बच्चे को आपने जो भी आहार दिया है वो आप कंटिन्यू खिलाते रहेंगे। उससे ऊपर के बच्चे को भी जो आपने दिया है वो देते रहेंगे। जी। तो कंक्लूजन है ORS, जिंक, अधिक से अधिक पेय पदार्थ और जो बच्चा उम्र के अनुसार जो भोजन ले रहा था। जी। आप ORT के बारे में बता रही थी। हाँ जी, ORT है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। आप इसको सिंपल सा ये समझिए कि जब आंतों में दस्त हो रहा होता है तो आप ये समझ लीजिए कि आंतों में छोटे छोटे घाव बनने लगते हैं जी। उस समय आंत को भी अपने लिए पोषण चाहिए होता है। उस समय अगर आप सिर्फ इंजेक्शन से आप चढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, शरीर को तो पानी मिलता है लेकिन आंतों का भी सही होना बहुत जरूरी है। जी। तो इसमें रोल है WHO ORS का और जिंक का, यानी मुंह से देना। जी। और ये हमने देख लिया है 1970 से लेके आज तक कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल। जब आप ORS देते हैं तो वो आपकी आंतों को भी हील करता है। जब आंतें धीरे धीरे हील होने लगती है, उन्हें पोषण मिलता है तो डायरिया कम होता है। और इसी के साथ में जिंक है, तो जिंक भी आंतों को हील करता है। जी। ये हमारा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है। इसका मेन कंपोनेंट हमारा WHO ORS है। जी बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, दस्त की अगर हम प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, ORS के बारे में बताया, जिंक के बारे में बताया, तो मैं आपको इस प्रश्न में ये बताती हूँ आपको WHO ORS बनाना कैसे है। जी। ठीक है, बहुत सी स्टडीज में पाया गया, देखिए बहुत बड़ा एक गैप है आपके ज्ञान में, नॉलेज में और आपकी प्रैक्टिस में। जी। आप उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो माताओं को और अभी सभी प्रबुद्ध नागरिकों को, सभी को पता है हमें ORS देना है। जी। लेकिन वो चीज फॉलो नहीं होती है। तो हमें उस गैप को कम करना है। आपको नॉलेज है, आप उसे प्रैक्टिस करेंगे। जी। तो आप ORS कैसे बनाएंगे? आप ORS का 1 लीटर का पैकेट लेंगे, उसे आप 1 लीटर के बड़े मुंह वाले मर्तबान में ले लेंगे। जी। अब गलती क्या करते हैं कि कोई छोटी सी बोतल में लेके हम उस पैकेट को खोल के डाल लेते हैं, थोड़ा सा घुमा के बच्चे को दे देते हैं। जी। नहीं, आपको बराबर 5 से 10 मिनट उसको घुमाना है ताकि जो भी ORS है वो अच्छे से घुल जाए।
लेकिन देखिए कई बार ऐसे ऐसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहाँ पे 1 लीटर की पानी की बोतल नहीं है, वो कैसे नापे कि 1 लीटर का है। तो अगर उनको पता है कि कोई उनके पास ग्लास है जो 200 ml का है जी, उसके 5 ग्लास आप ले सकते हैं। अच्छा वो भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो जो आपका 1 लीटर का ORS का पैकेट है उसको आप खाली करके उसमें 10 बार पानी भरिए, वो आपका 1 लीटर का पानी बन जाएगा। जी, लेकिन सपोज ORS भी नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, तब आप जी, जी, 1 लीटर के पानी में जी, आप 6 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक लेकर उसको घोल लीजिए और इस तरीके से आप घर में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS बना सकते हैं। जी। हमारे सामने जो ये पानी का ग्लास है, तो इसका हम कितना पानी ले सकते हैं, कितना लीटर हो जाएगा फिर कितने देखिए बार? एक अमूमन एक ग्लास 200 ml का होता जी। है, तो उसके आपको 5 ग्लास लेने होंगे तो आपका 1 लीटर का पानी हो जाएगा। जी, जी, लेकिन उसमें ध्यान देने योग्य ये जरूरी है कि आप अपने ORS के पैकेट को जरूर चेक करें। कई बार छोटे पैकेट होते हैं, आप जरूर चेक करें, उसमें लिखा होगा 1 लीटर पानी में डालने के लिए। जी। कई बार छोटे पैकेट होते हैं वो 1 लीटर पानी में डालने के लिए नहीं होते हैं, जी। तो आप उसको अच्छे से दिशा निर्देश पढ़िए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक पैकेट हम लेकर आए तो अपने हिसाब से हम उसको पानी में जरा सा पानी में जी थोड़ा सा पानी बिल्कुल आप, क्योंकि उससे जैसे मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की, सोडियम पोटेशियम है ना, और दूसरा ये है कि आपको ये जो पानी है ये 24 घंटे के बाद आपको इसे यूज नहीं करना है। जी, जी, आपको 24 घंटे तक, उसके बाद बचता है तो आप गिरा देंगे और आप एक नया बनाएंगे। जी बिल्कुल। अगर मैं अभी जिंक की बात हम करें तो ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसे कैसे देना चाहिए? जी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक हम ORS के बारे में जोर देते रहे हैं। जी, जी, हाँ, अभी मैंने आपको जैसे कहा कि 2004 से WHO ने कहा है कि हमें ORS प्लस जिंक, इनफैक्ट कई जगह ORS और जिंक के कॉमन पैकेट भी बंटने लग गए हैं जिसमें ORS भी है और जिंक भी है। जी। तो जैसे मैंने कहा कि जब भी दस्त होता है तो हमारी जो आंत है उसमें भी घाव बनते हैं, उसको भी नुकसान होता है। जिंक का काम है कोशिकाओं का विभाजन, जिससे नई नई कोशिकाएं बनती हैं। तो जो आंत है उसकी हीलिंग स्टार्ट होती है। जी। तो आंतों की हीलिंग स्टार्ट होती है। दूसरा देखिए ORS क्या काम करता है कि ORS जितना आपका दस्त हो रहा है हम ऊपर से उसको कम करते जा रहे हैं, हम पानी पिलाते जा रहे हैं, ORS दे रहे हैं जी। लेकिन दस्त जितना हो रहा है वो उतना होता ही जाता है, बस हम कोई कमी पानी की नहीं होने देते हैं। वो दस्त इधर से लगा हुआ है जी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जिंक शरीर से पानी का और इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जी। तो वो दस्त को कम करता है। तो अब आपका जो दस्त है वो लेस, थोड़ा कम खतरनाक होगा और थोड़ा कम दिनों के लिए होगा। इस तरीके से वो ORS के साथ अपना काम कर रहा है। दूसरा, जिंक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और इस टाइम पे सभी, अभी तो काफी अवेयरनेस भी है, जागरूकता भी है, तो पब्लिक भी जान रही है कि कोविड में भी हम इसीलिए जिंक का यूज कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी। दस्त के दौरान कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जो देना चाहिए और ऐसा क्या है जो नहीं देना चाहिए? जी देखिए दस्त के समय ये है कि आप घर में बना हुआ साफ सुपाच्य भोजन देंगे जी। और अधिक से अधिक पेय पदार्थ देंगे। जैसे हमने कहा है पानी की कमी है तो आपको अधिक से अधिक पानी वाली चीजें देनी है। सोडियम की कमी है तो आपको ये ध्यान रखना है आपको मीठी चीजें नहीं देनी है। जैसे कई लोग बाजार के मीठे ड्रिंक्स देते हैं। जी जी। अलग से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। जी जी। लेकिन समझने वाली बात है, कोई भी डिब्बा बंद मीठा जूस है तो लोगों के मन में ये है कि दस्त है, बच्चे को ये स्वाद पसंद है तो हमें मीठा ड्रिंक दे देते हैं। जी। लेकिन शरीर से अगर आप इतना मीठा देंगे उससे बच्चे में दोबारा उल्टी होना, मितली होना और दस्त बढ़ सकता है। बिल्कुल। ऐसी चीजें आप नहीं देंगे। आप देंगे नमक वाली चीजें। आप घर में सूप बनाइए, सब्जियों का बनाइए, चिकन का बनाइए, चावल की कंजी बनाइए, शिकंजी बनाइए, उसमें चुटकी भर नमक डालिए। जोर देना है नमक पे। नमक वाली चीजें हमारी प्रथम वरीयता है। दूसरी वरीयता है जैसे कि हमारा नारियल का पानी। तीसरी वरीयता है फिर आपका सादा पानी। जी। तो आप नमक वाली चीजें देंगे। दूसरा, पोटेशियम का भी नुकसान होता है तो पोटेशियम से जो रिच चीजें हैं वो आपका कोकोनट वाटर है। जी। आपका मैश आलू है, आपका मैश शकरकंदी है,
बिल्कुल। और आपका वाटरमेलन जूस वगैरह है, ये सब पोटेशियम रिच है। लेकिन जो आपको नहीं देना है वो है तला भुना और मसालेदार भोजन जी। गरिष्ठ भोजन, मीठी बोतल बंद की जूसेस जो हैं, ये सब चीजें आपको नहीं देना है। और जैसे ही बच्चे का दस्त कंट्रोल हो जाता है, आपको उसका नॉर्मल डाइट शुरू करना है। आपको हमेशा उसको कम मसालेदार और हल्का भोजन नहीं देना है, क्योंकि दस्त से कुपोषण होता है। जैसे बच्चा सही होता है, आप उसको उसकी नॉर्मल डाइट पे ले आएंगे। जी जी बिल्कुल। दस्त के प्रबंधन की अगर हम बात करें तो तब मतलब डॉक्टर से कब संपर्क कर सकते हैं? काफी लोग ऐसे हैं कि घर पर मतलब अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ गलत ऐसे सोच के, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा कि अगर पानी की थोड़ी कमी है या बिल्कुल कमी नहीं है तो वरीयता है घर पे मैनेज करना है। लेकिन अगर थोड़ी कमी शुरू हो जाती है तो आप अपने एएनएम को आप संपर्क करें, डॉक्टर को संपर्क करें। आपको एक पॉसिबिलिटी रखनी है कि बच्चे को अगर सुधार नहीं होता है तो मुझे अस्पताल जाना होगा। दूसरा है, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा पानी की कमी है तो आपको घर पे इलाज नहीं करना है। एक चीज जैसे मैंने आपको वार्तालाप शुरू होने के आरंभ में ही बताया था, पेचिश। अगर बच्चे को दस्त में खून आ रहा है या आंव आ रहा है तो इसका घर पे इलाज नहीं करना है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बच्चे की कंडीशन देख के डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आपको एंटीबायोटिक देंगे, कुछ मेडिसिन देंगे। उसके बाद डॉक्टर कंडीशन के अनुसार ये निर्धारित करेंगे कि अब आप घर पे इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जी। इसके अलावा आप दस्त का आप इलाज कर रहे थे, साथ में बच्चे को क्या हुआ है, तेज बुखार आ गया, या बच्चे को जो है काफी ज्यादा उल्टियां हो रही हैं जी, या बच्चे के शरीर में पानी की कमी बढ़ती जा रही है, और या बच्चे को आपको अच्छे से देखना होगा, उसका कान बह रहा है, उसका बुखार एकदम कंट्रोल में नहीं हो रहा है, बच्चे को जाड़ा देके बुखार आ रहा है, या उसके शरीर में कहीं और संक्रमण है। ये एक अंदेशा देते हैं कि ये सिर्फ डायरिया नहीं है, ये कहीं और संक्रमण है। जैसे इस कोविड के टाइम पे बच्चा अगर कंटेनमेंट जोन से हो, बच्चे को 3 दिन से ज्यादा बुखार आ रहा हो, बच्चे को साथ में खांसी जुकाम भी हो, तो ये सिर्फ दस्त नहीं है, ये कोविड भी हो सकता है। तो इसमें आप अभी टेलीमेडिसिन का हमारा टीम चल रहा है, आप फोन करके या आप अपने नियरेस्ट जो आपका नजदीकी सीएचसी या पीएचसी है उसमें आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे। जी जी बिल्कुल। दर्शकों, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में दस्त, निदान व समाधान के बारे में चर्चा करेंगे और बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब लेते हैं एक ब्रेक। चलती जाती है जिंदगी की गाड़ी, बढ़ती जाती है आबादी, बच्चों का बचपन चिंता, स्वास्थ्य नारी का है गिरता, स्वस्थ जो परिवार चाहते अपनी अपनी जुगत लगाते, ये पहलवान ये पुरुष महान, कंडोम है इनका मंत्र, बच्चों में 3 साल का अंतर, विमला नगमा रूपा मालती बिन भूले है गोली खाती, पति से मंगाती सास को समझाती, आशा बहन के गुण है गाती, सविता सलमा बिल्लो रानी कॉपर्टी की ये दीवानी, लंबी दौड़ बेफिक्र जिंदगी, हर मौसम है पिंकी पिंकी, नसबंदी हो या नलबंदी, काम काज में हो ना मंदी, बच्चे स्वस्थ औरत स्वस्थ, टॉप टॉप जिंदगी मस्त, मियां बीवी बातें करना, स्वस्थ परिवार की खुशियां चुनना। डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में दस्त, निदान व समाधान के बारे में। विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर दीप्ति आपके सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद है। डॉक्टर दीप्ति, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में दस्त, उसका निदान कैसे कर सकते हैं, समाधान कैसे होगा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो दस्त है इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? जी, तो जैसे कहते हैं कि किसी भी बीमारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि वो बीमारी हो ही ना। बिल्कुल, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, निदान हमेशा बेहतर है समाधान से। जी। तो इसको भी हम जैसे मैंने कहा कि नवजात शिशु से शुरू करें,
तो बच्चे को आप हमेशा माँ का दूध पिलाते रहें, तो बच्चे को दस्त नहीं होगा। कभी बॉटल का फीडिंग ना कराएं। साथ में बच्चे को जो भी आप खाना देते हैं वो अच्छे से आप हाथ को धोएं जी। इस कोविड टाइम में तो हम बहुत अच्छे से इसको सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं, वो हम बनाकर रखें। दूसरा, पानी जो है हमेशा हमारा साफ होता है, साफ होना चाहिए जी। तो इस समय बरसात का मौसम भी आ रहा है, पानी उबाल कर पिए। बाहर आप रेहड़ी से या कोई भी ऐसा खाना बाहर ना खाएं जिसमें आपको लगता है संक्रमित हो सकता है, सफाई से ना बना हो। और बेहतर तो हमेशा यही है कि आप घर पे खाना बनाएं, घर पे खाना खाएं जी जी। दूसरा यह है कि आपके जो छोटे बच्चे हैं उनको टीकाकरण, ये विषय ये है कि जैसे जो रोटा वायरस है जी, जो कि रोटा वायरस का वैक्सीन हमारे पोर्ट ब्लेयर में भी लग रहा है, जीबी पंत में लग रहा है। रोटा वायरस एक बहुत मुख्य कारण होता है छोटे बच्चों में दस्त का। बच्चों का टीकाकरण करवाएं। साथ में खसरे से जो होता है बच्चों में दस्त होता है, आप उसका भी टीकाकरण करवाएंगे। बच्चों के अंदर आप एक किस तरीके से सफाई करनी है इस चीज का आप बच्चों के अंदर ज्ञान दीजिए। खुद से उनको जैसे हाथ आपको धोते रहना है, बच्चे हाथ धोते रहेंगे, इससे उनके अंदर दस्त और ये सब संक्रमण होना काफी कम चांसेस रहेंगे जी जी। तो इस तरीके से थोड़ा आप जो भी आपके घर में कूड़ा निकलता है या हमारा जो खुले में शौच करने की कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है वो सब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो संक्रमण है ये शौच से ही फैलते हैं जी। ये अगर किसी ने खुले में किया तो सिर्फ ये नहीं कि हमारे घर में टॉयलेट है, हम टॉयलेट में जा रहे हैं तो हम दस्त से बचे रहेंगे, नहीं, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है ये भी बहुत जरूरी है। अगर वो खुले में शौच कर रहे हैं तो आप दस्त से आप बचे हुए नहीं है जी जी। पानी का आपका सप्लाई कैसा है इसका जरूर ध्यान रखिए। पानी को किस तरीके से आप साफ कर सकते हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स हैं, आप बॉईल करिए, आप फिल्टर का पानी इस्तेमाल करिए। तो अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि दस्त का निदान रहेगा, आपको समाधान तक नहीं जाना पड़ेगा जी जी। बिल्कुल, जिस तरह से एक कॉलर लाइन पर जी है, जी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार मैम जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं जी? मैं गौरव बोल रहा हूँ आसाम से। हाँ जी गौरव जी, क्या सवाल है आपका? जी वो कोरोना के बारे में पूछना था, बच्चों के लिए किस तरह का सिम्टम है वो? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है गौरव जी, और ये हमारे आज के विषय से बहुत मिलता है। बच्चों में देखिए कुछ तो लक्षण ऐसे हैं जो बच्चों में बड़ों में समान है, खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द होना। लेकिन अभी इसके साथ अगर आपको बच्चे को दस्त हो रहा है तो ये जो लक्षण है ये बड़ों में कम पाया जाता है। बच्चों में कोविड इन्फेक्शन का एक बहुत अलग सा लक्षण है कि बच्चों में अगर दस्त हो रहा हो, उन्हें उल्टी आ रही है, उन्हें पेट में दर्द हो रहा है। इसके अलावा बच्चे की आंखों में लाली आना, वो कई बार सिर्फ बाईं आंख में आती है। बच्चे के शरीर का लाल हो जाना, बच्चे के शरीर से स्किन का निकलना, ये सब लक्षण हैं जो इस समय एक हिंट देते हैं कि बच्चे को कोविड हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चा किसी पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया है या कंटेनमेंट जोन में रहा है तो ये पॉसिबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, जिस तरह से आपने बात की, बरसात की मौसम मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे में आप हमारे द्वीपवासियों को क्या सलाह देना चाहेगी कि किस तरह से हमें एहतियात बरतना चाहिए? ठीक है, तो पहले तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि बरसात के मौसम में ये समस्या क्यों बढ़ती है। जी देखिए, अभी जो हमारा रेडियो शो हुआ है, टीवी शो हुआ है, वो इस समय क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस समय हम बना रहे हैं इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। जी, ये हम मनाएंगे 11 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक, और ये वो समय है जब हमारा मॉनसून शुरू हो रहा है। तो हर साल हम इसको मनाते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 2014 से। तो क्यों ये निर्णय लिया गया कि आपको इस प्रोग्राम को मॉनसून के आने से पहले
हमें मनाना है। क्योंकि जब भी देखिए बारिश होती है जी। तो क्या होता है कि जो भी आपके जैसे किसी ने खुले में शौच किया है, कहीं लैट्रिन की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, वो मल हमेशा संक्रमित होता है। जी। जब भी बारिश होती है तो ये सब गंदगी बहकर सड़कों में, या फिर अगर आपका पानी की सप्लाई अच्छी नहीं है तो उसमें आ सकती है। मक्खियां बढ़ती हैं जी। मक्खियां जो हैं उस गंदगी को लेकर जो है आपके स्टॉल्स में, फलों में, साथ में जो आपकी सब्जियां होती हैं जो ऐसे क्षेत्र में उगते हैं जहां पानी को रुका हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये पानी बरसात के समय दूषित हो जाता है जी। वो हमारे खाने में और हमारे पीने के पानी में आने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जी। जी। तो अपने द्वीपवासियों को मैं यही सलाह दूंगी कि सबसे पहले बरसात हो या कोई और सीजन हो, खुले में शौच ना करें। अपने पड़ोसियों को भी वही सलाह दें। साथ में हमेशा स्वच्छ पानी पिएं। जी। जी। उसके लिए आप या तो पानी को उबालें अच्छे से, या फिर आप कोई भी फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाहर से जो भी फल और सब्जियां ला रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से धोएं। जी। जी। और सब्जी को बहुत अच्छे से पकाएं। जैसे बहुत सी सब्जियां होती हैं हमारी, फूल गोभी है, बंद गोभी है, ब्रोकली है, जी। हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें दस्त करने वाले कीटाणुओं के अंडे पाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन्हें आपको बहुत अच्छे से पका के खाना है। साथ ही में जो भी आप मछली वगैरह खा रहे हैं इन्हें भी आप बहुत अच्छे से पकाएंगे। तो मॉनसून आ गया है, दस्त जैसे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। साफ सफाई का ध्यान रखिए और हैंड हाइजीन, यानी कि आप हाथ अच्छे से साबुन से धोइए। बाहर का खाना अवॉइड ही करिए, घर पे अच्छा खाना बनाकर खाइए। पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। पौष्टिक आहार लीजिए। जिस तरह से हम काफ़ी ये सुनते आए हैं कि पानी की कमी जो है बहुत ही गंभीर समस्या है, जिस तरह से डिहाइड्रेशन की हम बात करें, तो इसमें अगर ऐसा होता है तो उबरने में कितना समय लग जाता है? देखिए ये निर्भर करता है कि कौन सी बीमारी हुई थी जी, आपने उसका कैसा इलाज किया था। अगर हैजा हुआ है जी, तो हैजा ने तो कई सैकड़ों हजारों लोगों को, कई लोग उससे अकालग्रस्त मृत्यु भी हुई है। ऐसी बीमारियों की बात करें तो कई बार उबर ही नहीं पाए हैं। जी, जी। तो आपको ये देखना है कि कौन सी बीमारी है। बाकी अमूमन जो हमारा नॉर्मल जो हमारा दस्त होता है उसमें आपको 5 से 7 दिन तक ये चलता है। कई बार ये 7 से 8 दिन भी चल सकता है, और अगर तभी भी कंट्रोल नहीं आया है कई बार ये 14 दिन भी चलता है। उसे हम कहते हैं परसिस्टेंट डायरिया। उसमें हम आप डॉक्टर के पास आएंगे, हम उसमें अलग जांचें करते हैं। ये बच्चों में कभी कभी हो जाता है, लेकिन ज्यादा कॉमन है आपका 5 से 7 दिन। अगर उस समय आपका डायरिया, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप बराबर पानी पीते रहेंगे। उसके बाद जैसे सही होता है आप पौष्टिक भोजन शुरू कर देंगे तो इसका दुष्प्रभाव बहुत लंबा नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। जिस तरह से डिहाइड्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या घर पर हम ऐसे घरेलू उपचार कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, घर पे हम घरेलू उपचार कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कौन कौन सी स्थिति में हम घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो घर में जैसे आप ओरल हमने बताया ORS का घोल पिलाएंगे। घर में बनी हुई चीजें हैं, चावल की कंजी है, उसमें आप नमक मिलाकर दीजिए। आप बच्चे को दही दीजिए, दही बहुत पोषक होता है, वो आंतों को, और जो हमारे लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, हमारे शरीर में लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं जो दस्त के समय कम हो जाते हैं। तो उसकी कमी को कैसा पूरा करें, उसके लिए आप उसको दही वाली चीजें दे सकते हैं जी। और आप उसको नींबू पानी नमक मिला के दीजिए। साथ ही इसमें कुछ हमारे पाचक मसाले होते हैं जी, जो हमारी रसोई में होते हैं, तो आप उसे सौंफ दीजिए, भुना हुआ जीरा दीजिए, ये सब पाचक मसाले आप डालिए जो कि पेट के लिए ठंडा होते हैं। थोड़ा सा आप काला नमक भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि आप कोई भी सुपाच्य भोजन और आप अपनी रसोई से आप अच्छे से घर में घरेलू इलाज दस्त का कर सकते हैं। जी बिल्कुल।
डॉक्टर दीप्ति, जिस तरह से आप मतलब काफ़ी बच्चों को ऐसे देखती हैं, उनका इलाज करती हैं, और काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं और होना चाहिए भी। मतलब अगर हल्का सा भी फीवर है तो भी मतलब परेशान हो जाते हैं, अस्पताल लेकर आ जाते हैं, और काफ़ी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो मतलब थोड़ा लापरवाही बरतते हैं। तो जब आपके पास आते हैं अस्पताल में तो आप कैसे डील करती हैं उनको? देखिए कि निर्भर करता है कि स्थिति क्या है जी। जैसे आपने बताया कि कुछ पेरेंट्स पैनिक करते हैं, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल की स्थिति होती है, क्योंकि उन्हें लगता है मेरे बच्चे को दस्त हो रहे हैं, डॉक्टर साहब आप इसको इंजेक्शन लगाइए, आप इसको पानी चढ़ाइए। जी जी। या फिर मेरे बच्चे को उल्टी हो रही है, वो ORS नहीं पी रहा है, उसे ORS पसंद नहीं आ रहा है। तो उस स्थिति में हम उन्हें समझाते हैं कि बच्चे के लिए जो दस्त का मुख्य इलाज है, मैंने जैसे बोला, वो है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। जी। तो ये सोचे कि आप एक इंजेक्शन लगाएंगे, उसमें पानी चढ़ाएंगे, पानी वो शरीर में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप मुंह से देते हैं तो आपकी आंतों को पोषण मिलता है। वो पानी कभी भी अधिक नहीं होता है, क्योंकि शरीर अपने हिसाब से उसे शोषित करता है। तो वो हमें पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि स्थिति देख के कि ये वो कंडीशन नहीं है कि जिसमें हम इंजेक्शन लगाएं और बॉटल स्टार्ट करें, इसमें आपको ORS का घोल देना है। दूसरी स्थिति ये है कि अगर पेरेंट्स बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, जी, देखिए तो मैं कहूँगी ये वो स्थिति होती है जिसमें बच्चे हम तक नहीं पहुँच पाते हैं। बच्चे हमारे पास आएगा सीरियस कंडीशन में है तो वो तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कई बार अगर पेरेंट्स को लग रहा है कि नहीं बच्चा सही हो जाएगा, उसका घर पर ही इलाज करते जा रहे हैं। अब ये वो हैं जो कम जागरूक हैं, जो इसे थोड़ा उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जी। तो उनको हम टीवी के माध्यम से ही समझा सकते हैं कि बच्चे की आंखें अंदर धंस रही हैं, बच्चा बराबर पेशाब नहीं कर रहा है। मैं आपको बता चुकी हूँ, हर साल 1 लाख बच्चे हम दस्त की वजह से खो रहे हैं। तो आप दस्त को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे, आप उसे तुरंत अस्पताल लेकर आएंगे। और शरीर में, बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं है या थोड़ी कमी है और आपके डॉक्टर ने कहा है, आप अच्छे से ORS और घर में बनने वाली चीज़ों से इसका इलाज कर सकते हैं, तो आप डॉक्टर पर विश्वास रखिए, क्योंकि ये स्टडीज हैं, हमने देखा है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी से बेहतर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो दर्शकों, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में दस्त, निदान व समाधान के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक। अरे विभा दीदी सुनो तो, बाद में। अरे आशा बहू, कैसे आना हुआ? रानी को कल रात से दस्त हो रहे हैं और आप लोग घर बैठे हैं। ये है ORS, एक पैकेट 1 लीटर साफ पानी में घोलना है। ORS घोल हर दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है। ये शरीर से खोए पानी, नमक और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेगा। ये है जिंक की गोली। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, दस्त को जल्दी ठीक करने में मदद करेगा और अगले 3 महीने तक दोबारा होने से बचाएगा। याद रहे, पहले दिन इलाज और इलाज में ORS और जिंक। पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में कोविड की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए आने वाले मरीजों की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा शुरू की गई है। लोगों से कहा गया है कि वे दिए गए डॉक्टरों के मोबाइल नंबरों पर सवेरे 9 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक संपर्क करें। डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में दस्त, निदान व समाधान के बारे में। विषय से संबंधित कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर दीप्ति, जिस तरह से आपने ORS के बारे में बताया, ORT के बारे में बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये ORS है क्या? जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पीछे भारत की एक बहुत अच्छा इतिहास भी है जो हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ORS के पीछे इंडियन डॉक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है। जब 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, तो बहुत से शरणार्थी बंगाल में आए थे। जी, उस समय पे हैजा चल रहा था। सैकड़ों हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे थे। जी, तो जो उस समय डॉक्टर दिलीप थे, जो एक बंगाली डॉक्टर थे, उनके पास सिर्फ 2 ऐसा स्टाफ था जो इंजेक्शन डाल सकता है, जिसे हम IV कैनुलेशन कहते हैं, जो नसों के अंदर जाता है, और जिससे कि आप बॉटल स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे हम IV फ्लूइड कहते हैं। जी, लेकिन बहुत से मरीज आ रहे थे जो एकदम हैजा में एकदम शरीर में पानी की कमी होती जाती है। तो इतना कम स्टाफ बहुत ज्यादा इनफ नहीं हो रहा था। जी, तो उस समय उन्होंने सोचा कि ORS घोल उस समय भी था, लेकिन कभी भी उसका एक बहुत लंबे स्केल में इस्तेमाल नहीं हुआ था। WHO द्वारा भी नहीं हुआ था, विश्व में कहीं भी नहीं हुआ था। तो उस समय डॉक्टर दिलीप ने, क्योंकि और कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके सामने लोग मर रहे थे, तो उन्होंने एक 5 लीटर के डिब्बे में ORS घोल, जो उस समय चीनी, नमक, सोडा बाइकार्ब का मिश्रण था, उसे मरीजों को दिया। जी, बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आए, चमत्कारिक आप कह सकते हैं रिजल्ट आए। इतना ज्यादा मरीज थे कि 24 घंटे में, नहीं 24 घंटे में ही उन्हें घर भेज दिया गया जी, कि आप जाइए। उन्हें ORS के पैकेट दिए गए। बहुत कम मरीज दोबारा वापस आए। सबसे ज्यादा जो है मरीज इससे इलाज पाके लाभान्वित हुए। जी जी, और इस ORS के पैकेट का छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल किया गया। तो उस समय भी जो है WHO शायद इस चीज को नजरअंदाज कर देता, लेकिन WHO में ही एक बहुत अच्छी प्रभावशाली पद पर एक और बंगाली डॉक्टर थे जिन्होंने ये सब चीज देखी। जी, और जब उन्होंने ये चीज आगे फॉरवर्ड की कि नहीं, WHO ORS से उन्होंने देखा है बच्चों को बचते हुए, मरीजों को बचते हुए, उसके बाद विश्व में, उसके बाद WHO ने इसको अप्रूव किया कि ठीक है, आप ORS को लार्ज स्केल में यूज कर सकते हैं। जी, और इसके अलावा इसके बाद ही अफ्रीकन कंट्रीज में, केन्या में जब भी दस्त के ये प्रकोप हुए, हैजा का लार्ज स्केल यूज हुआ। तो इसमें हमारे इंडियन डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। जी, और समय के साथ साथ ORS में चेंजेस आते रहे हैं। उस समय 1971 में डॉक्टर दिलीप को लगा था कि जब दस्त हो रहा है, शरीर से पोटेशियम का कमी हो रहा है, तो इसमें पोटेशियम भी जोड़ना चाहिए। हालांकि वो उस समय नहीं जुड़ा, बाद में पोटेशियम जुड़ा है, और साथ में सोडा बाइकार्ब की जगह ट्राइसोडियम सिट्रेट आया है। उसके बाद जो ORS के पैकेट है, उसमें जो नमक और शर्करा की मात्रा है उसको थोड़ा कम किया गया। जी, तो ORS में धीरे धीरे कुछ कुछ चेंजेस आए हैं। और अभी जो ORS का सबसे ज्यादा यूज होता है वो जब दस्त होते हैं, वो बंगाल में ही होता है, लेकिन वो भी बहुत इतना अच्छा नहीं है कि हम खुद को शाबाशी दे पाए। सिर्फ 75% केसेस में ऐसा होता है। जी, तो अगर हमने विश्व को इतना बड़ा एक गिफ्ट दिया है, इतना बड़ा एक नॉलेज दिया है, तो हमें उसे अच्छे से खुद भी इस्तेमाल करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। हमारे शरीर की अगर हम बात करें तो ये कैसे काम करता है हमारे शरीर में? देखिए, ORS क्या करता है, जब भी दस्त होते हैं तो शरीर के अंदर नमक को शोषित करने की कैपेसिटी काफी कम हो जाती है। तो ये तो पहले से पता था कि दस्त हो रहे हैं जी, शरीर से नमक की कमी हो रही है, तो ये पहले भी नॉलेज था। तो लोग जो है नमक का घोल देते थे। उससे क्या हुआ, शरीर में और ज्यादा दस्त होने लगे। जी, बाद में और जब वैज्ञानिकों ने इस पे और काम किया तो चीनी को जोड़ा गया।
चीनी का क्या काम है कि भले ही जैसे कि हैजा का जो कीटाणु है विब्रियो कॉलरा, वो नमक को शोषित नहीं होने देता है, लेकिन आंत में कितना ही संक्रमण हो, आंत का एक प्रेफरेंस है, वो शुगर को, शर्करा को जरूर शोषित करती है जी। तो शर्करा अपने साथ, अब शक्कर और सॉल्ट को आप दोस्त समझ लीजिए सीधी लैंग्वेज में जो समझ में आए। शक्कर जब शरीर के अंदर जाती है वो नमक को भी खींचती है जी, बिल्कुल। और ये तो हमने अपनी रसोई में देखा है कि अगर आपको पानी को खींचना है तो नमक डाल दीजिए, बिल्कुल। तो वो जब नमक अंदर आता है वो अपने साथ पानी को भी खींच लेता है जी। तो ये हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन नमक चीनी के इस घोल में आने तक हमें काफी स्टडीज लगी हैं। उससे पहले सिर्फ नमक दिया जाता था जिससे कि दस्त और बढ़ जाता था जी। उसके बाद चीनी जोड़ी गई, लेकिन देखा यह गया कि चीनी और नमक फिर भी दस्त में उतना प्रभाव अच्छा नहीं आ रहा है जी। फिर चीनी और नमक के इस घोल में चीनी और नमक की जो क्वांटिटी है उसको कम की गई। तो वो ORS है जो हम आज यूज कर रहे हैं जी, बिल्कुल। जिस तरह से डॉक्टर दीप्ति आपने बताया कि जो उदाहरण आपने दिया है नमक और शक्कर का, तो घर पर जो उपलब्ध सामग्री है क्या उससे हम घर पर बना सकते हैं क्या ORS? जी बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें ORS की उपलब्धि नहीं भी होती है। वैसे तो अभी सरकार ये कोशिश कर रही है कि घरों में ORS और जिंक के पैकेट बटें, लेकिन अगर आपके घर में ORS नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक लेकर उसे अच्छी तरह से घोलेंगे और ये आपका काम करेगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की तरह जी जी। तो इस तरीके से आप घर में बना सकते हैं। लेकिन अगर क्वांटिटी अगर हम थोड़ा ज्यादा डालते हैं या कम हो जाता है तो दिक्कत की बात है। तो वही सब होगा जो दुष्परिणाम हमने आपको बताए हैं, दस्त बढ़ सकता है जी जी। तो हमें जो ये अमाउंट है, ये चीज बहुत सीधी सी लगती है, लेकिन ये वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम का रिजल्ट है। ये जो क्वांटिटी हमने बताई है इसे ऐसे ही बनाना है। जी जी, एक बार आप हमारे दर्शकों को फिर से बता दीजिए कि कितना क्वांटिटी डालना चाहिए घर पर अगर घर के सामग्री से बनाते हैं। आप 1 लीटर पानी लेंगे जी, उसमें आप 6 चम्मच चीनी लेंगे। चीनी आप इतना लेंगे कि जो आप चम्मच ले रहे हैं उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, एक सतह पे समतल जी, वो उससे कम या उससे अधिक नहीं होना चाहिए जी। 6 आप ऐसी चम्मच लेंगे, आधा चम्मच आप उसी का नमक लेंगे जी, और इसे आप अच्छे से पानी में घोल लेंगे जी। उसे अच्छे से घोलने के बाद फिर आप बच्चे को वो देंगे सॉल्यूशन। जी जी, बिल्कुल। दस्त की बात तो हम कर रहे हैं कि जिस तरह से काफ़ी मतलब बच्चे परेशान होते हैं, साथ में जो वॉमिटिंग की अगर हम बात करें, उल्टियाँ जो होती हैं, तो अगर ऐसा अगर होता है तो हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? जी देखिए, दस्त के साथ एक इसका जुड़ा हुआ हिस्सा है वॉमिटिंग जी, जिसे हम मितली कहते हैं। तो इनका कुछ बराबर दोस्ती आप समझ लीजिए चलती है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। अगर बच्चे को मितली बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, दिन में 1 2 3 4 मितली हो रही है, तो आप बच्चे को जो भी दे रहे हैं, जैसे आप ORS आपने दिया, बच्चे ने उल्टी कर दी, आप 10 से 15 मिनट रुक जाइए जी। इसके बाद आप उसको दोबारा से ORS देंगे, लेकिन इस बार आप उसको थोड़ा धीरे धीरे देंगे जी जी, क्योंकि ज्यादा अमाउंट देने से बच्चा फिर से उल्टी कर सकता है। लेकिन देखिए दूसरी स्थिति ये है कि बच्चे की उल्टी रुक ही नहीं रही है जी, तो आप इसको अगर बराबर दस्त हो रहे हैं तब भी आप ORS पिलाते पिलाते आप बच्चे के डिहाइड्रेशन को रोक सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा अंदर ले ही नहीं रहा है, उसकी उल्टी बन ही रही है, तो आप उसको घर पे रिहाइड्रेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो आप नियरेस्ट CHC में जाएंगे और वहाँ पे डॉक्टर द्वारा जो भी मेडिसिन होगी फिर वो ट्रीटमेंट चलेगा। जी जी, बिल्कुल। जिस तरह से इलाज के लिए अगर हम ORT की मतलब उसको प्रयोग करते हैं, तो क्या और कुछ ऐसे दवा है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं? देखिए ORT में, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में हमारा ORS आता है जी, हमारा जिंक आता है, इसके अलावा हमारा घर का खाना आता है। अभी इसमें कुछ 1-2 चीजें और जुड़ी हैं, जैसे कि प्रोबायोटिक्स के शैशे आते हैं जी, लेकिन
साधारण शब्दों में हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा जो ज्यादा जागरूक पेरेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि नहीं जी, ये इनफ नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, सिर्फ ORS और जिंक से मेरा बच्चा कैसे सही हो सकता है। जैसे आपने क्वेश्चन मुझसे 2 बार पूछा तो मैं समझ रही हूँ कि इससे रिलेटेड एक है जी कि ये इतनी जब जानलेवा बीमारी है, सिर्फ हम ORS और जिंक की बात कर रहे हैं, वही हमारे पास पेरेंट्स के साथ भी होता है कि डॉक्टर साहब आप इनको एंटीबायोटिक दीजिए। ये एक प्रेशर होता है जो हमें पेरेंट्स की तरफ से आता है। जी जी बिल्कुल। अगर हम एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, हम उन्हें समझाते हैं कि एक दस्त का एक टाइम है 5 से 7 दिन। ज्यादातर दस्त जो होते हैं वो वायरस की वजह से होते हैं। दस्त खुद से सही होगा, इस दौरान हमें बच्चे को बराबर पानी ORS देते रहना है। बिल्कुल। अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो माता पिता कहीं ना कहीं दूसरी जगह से एंटीबायोटिक ले लेते हैं। जी जी। इसके अलावा दूसरी खतरनाक जगह है, कभी कभी वो एकदम दस्त को रोकने वाली दवाई जिससे हमारी आंतों का मूवमेंट एकदम रुक जाता है जी, वो ले लेते हैं। उससे दस्त के बजाय अब बच्चे को कब्ज हो जाता है, आंतें घूमती ही नहीं है और धीरे धीरे बच्चे को खतरनाक इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप कभी भी जो दवाएं हमने बताई हैं उसके अलावा आप ये नहीं सोचे कि नहीं ये पर्याप्त नहीं है जी, यही हमारी दवाएं हैं, इसी पे हम जोर देंगे। और बल्कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ कि एंटीबायोटिक्स जी लेने से भी दस्त होता है। जी जी। तो कभी भी आप एंटीबायोटिक्स के लिए जोर मत दीजिए, वो आपके शरीर के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमारी आंतों को स्वस्थ रखते हैं, एक तो वो उनको खत्म करते हैं, दूसरा लंबा समय एंटीबायोटिक देने से आपको दस्त हो सकता है और आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये अपने आप में अलग टॉपिक है, बट टेक होम मैसेज यही है कि जो दवाई हमने बताई है यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यही आपका रामबाण है दस्त के लिए, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? अंत में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, दस्त को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। गवर्नमेंट सरकार द्वारा अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जी, आप उनका लाभ लीजिए। इस समय इंटेंसिव डायरिया कंट्रोल फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं, फोर्टनाइट का 11 से लेके 23 तक चलेगा। आपको ORS के पैकेट मिलेंगे, जिंक के पैकेट मिलेंगे। जी जी। प्रोग्राम का उद्देश्य था जिंक के बारे में भी दर्शकों को बताना। बच्चों को माँ का दूध पिलाइए, टीकाकरण करवाइए, सफाई का ध्यान रखिए, हाथों को धोते रहिए जी। और ये 2020 तो हमारा हैंड वॉशिंग ईयर ही हो गया है जी, तो उसको आप बराबर फॉलो करेंगे। जो हमने दवाएं आपको बताई हैं उसको आप उस तरीके से पालन करेंगे, लेकिन डेंजर साइंस के लिए जो खतरे के लक्षण हैं उसके लिए आप हमेशा अलर्ट रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कब आपको हमारे पास चिकित्सक के पास आना है, क्योंकि हम अब एक भी बच्चा दस्त के कारण नहीं गंवाना चाहते हैं। और ये अभी का आंकड़ा हमारा 1 लाख बच्चे प्रतिवर्ष हम सिर्फ दस्त से गंवा रहे हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं गंवाने हैं। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर दीप्ति, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी जानकारियाँ हमें दी, अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने बात की बच्चों में दस्त, निदान व समाधान के बारे में। जो भी जानकारियाँ आज हमने पाई है, जो उपचार बताए गए हैं, उसको अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपने बच्चों का ख्याल ज़रूर रखें। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम से जुड़े अगर आप कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा पता: दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hopdk.portblair@gmail.com। तो दर्शकों, आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।